हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12 विषय फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स 2020-21 के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमारे सही विकल्प हैं। तो लिखा है सही विकल्प चुनिए। तो पहला लिखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली का प्रतिरोध। कुंडली के प्रतिरोध से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक। इसके बाद सेकंड है स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो धारामापी रुद्धुल बनाने में, चालमापी में, विद्युत ब्रेक में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से। 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। सवाला। इसके बाद नेक्स्ट है एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो एक संधारित्र अपने में से केवल एसी धारा को गुजरने देता है। किसको? एसी धारा को। ठीक। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल जुड़ा हो। क्या? केवल एल। केवल एल। ठीक। क्या हो जाएगा? केवल एल। लिखा है एल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ये लिखा हुआ है ओम। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2π√LC। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्रांसफार्मर लोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। तो भंवर धारा के मान को कम करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। लिखा है त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। तो आ और बा दोनों। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती। तो विस्थापन धारा किस में निम्न उत्पन्न नहीं होती? वायु में। फिर भी एक बार इसका आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है लिखा है निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो निम्न में से किसकी आवृत्ति तो सबसे कम होती है? गामा किरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक। और फिर इसके बाद में आवृत्ति पूछी है। क्या पूछी है? आवृत्ति। तो आवृत्ति सबसे कम होगी अवरक्त विकिरणों की। किसकी होगी? सबसे कम होगी अवरक्त विकिरणों की। ठीक। इसके बाद यदि तरंग दैर्ध्य पूछते तो गामा किरणों को होता। आवृत्ति पूरी है तो अवरक्त विकिरणों की सबसे कम होगी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक हैं मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। ठीक। अगला है व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण अनुदैर्घ्य तरंगों में होता है और अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। क्या लिखा हुआ है? विवर्तन। ठीक। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित हो जाती है। क्या हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। ठीक। और नेक्स्ट है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती हैं। तो क्या संचरण करती हैं? ऊर्जा को। क्या संचरित करती हैं? ऊर्जा। ठीक। और नेक्स्ट है एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर। एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो कलांतर होगा वो आपका हो जाएगा π/2। फिर भी इसका एक बार आप राइट आंसर देख सकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद कुछ हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि मैं सॉल्यूशन भी आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। नीचे आपको इसके आंसर भी मिलने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से आपके फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी ये आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये
पेपर में एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं नीचे। तो आप पहले क्वेश्चनों को नोट कर लें, फिर उनके क्रम बाय क्रम हम इनके आंसरों को देखते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। ठीक, तो इस प्रकार का आपका अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है। तो ये हमारे 27 प्रश्न हैं। अब इनके हम आंसरों को देखते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चनों के आंसर दिख रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। पूरा पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले बैटरी कुंजी और फिर धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों से इसका यहाँ पर एक कारण लिखा हुआ है। ठीक, आप यहाँ से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है तो उसमें चिंगारी निकलती है, क्यों? तो इसका ये आपको यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है। ठीक, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें। फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल भी लिखा है और उसका सॉल्यूशन भी किया गया है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है और यहाँ से उसका सॉल्यूशन किया गया है। ठीक, आप इसे जल्दी से नोट करें। तो इसका आंसर निकाल कर आया हमारा 1। विद्युत भागबल का मान कितना निकल कर आया? 1। ठीक, इसके बाद फिर एक और न्यूमेरिकल दिया, एक कारण पूछा है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर किसी सतह धातु की बनी है धारा प्रेरित करेगा, जबकि वह भूमध्य रेखा के चारों ओर कक्षा परिक्रमा कर रहा है? अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, क्योंकि यहाँ केवल क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रेणी क्रम व समांतर क्रम अनुनाद में अंतर। तो ये भी आपको नीचे अभी देखने को मिलेगा। पहले इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है, प्रत्यवर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता, क्यों? तो इसका ये कारण यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल आया हमारा कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तो दोनों तरंगों के महत्तम न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसे नोट कर लेंगे। ठीक, ये न्यूमेरिकल है, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ से 4:1। ठीक, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आता है, परावैंगनी तरंगों के गुण और उपयोग लिखिए, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है? तो ये गुण दिख रहे हैं, फिर इसके बाद उपयोग दिख रहे हैं और दैनिक जीवन में उपयोग भी दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, फिर इसका आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिख रहा है। ठीक, तो ये इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। आप यहाँ से इसे नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसका यहाँ से आंसर निकल कर आएगा 1.58 × 10⁻³ हेनरी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम अनुनाद में अंतर। तो आपको यहाँ 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक में श्रेणी क्रम, एक में समांतर क्रम अनुनाद। तो आप यहाँ से अंतर को नोट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला है अध्रुवित व समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो आप इसको यहाँ से नोट करेंगे। ठीक, ये अंतर आपको दिख रहा है, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, आप इनको यहाँ से जल्दी से नोट कर लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा? तो ये प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो होगा। इसकी संरचना सहित कार्यविधि लिखना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, ये प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो जनित की परिभाषा लिखी है, फिर डायनेमो का चित्र बनाया गया है। ठीक, पहले परिभाषा, फिर उसके बाद चित्र। तो ये आपको ये चित्र दिख रहा है। फिर इसके बाद इसकी संरचना ही बताना है, तो चित्र बना लें। फिर उसके बाद संरचना दिख रही है आपको। तो यहाँ पर इसकी संरचना है। संरचना मुख्य भाग हैं, 4 भाग दिए हुए हैं, चुंबक, ABCD कुंडली, ब्रुश B1 B2 और रिंग R1 R2। इनका वर्णन किया गया है। अब यहाँ से वर्णन करने, फिर इसके बाद इसकी कार्यविधि लिखना है। तो आपको यहाँ पे इसकी कार्यविधि दिख रही है। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कार्यविधि। ठीक, इसकी यहाँ से कार्यविधि आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसकी यहाँ से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक प्रत्यवर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा है, तो बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संधारित्र की धारिता घटा दी जाए, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, प्रत्यवर्ती स्रोत को सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए? इसका कारण नीचे दिख रहे हैं आपको, तीनों के उत्तर के कारण ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, ये पहले का कारण है, दूसरे का कारण है, तीसरे कारण, तीनों कारण आप यहाँ से नोट कर लें जल्दी से। ठीक,
फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति से अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है? निम्नलिखित युक्ति की ऊर्जा हानि किन किन कारकों से कम होती है, उन्हें कम करने के प्रभाव। तो पहले इसका नाम बताना, तो वह ट्रांसफार्मर है जिसके साथ हम वोल्टता के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके कारण होने वाली हानि को कम करने के उपाय। ठीक, तो कम करने के उपाय भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे एक न्यूमेरिकल दिया है कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात कीजिए, जहां सी का मान दिया हुआ है। ठीक, तो आप इसका नोट सॉल्यूशन आपके यहाँ से दिख रहा है। ठीक, तो निर्वात में तरंग दैर्ध्य निकाला पहले, फिर अपवर्तनांक निकाला। ठीक, इसी प्रकार से आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक, आप यहाँ से इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आराम से लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला है दूसरा पॉइंट, उसमें आवृत्ति पूछी, तो आवृत्ति में ये लिखना है कि चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए प्रकाश की आवृत्ति कांच की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो वही मान इसका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो इसका नीचे भी अभी आपको आंसर मिलेगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एसी स्रोत से जुड़े LCR परिपथ में शक्ति व्यय के लिए व्यंजक और वोल्टता के मध्य कलांतर फाई है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक, LCR चित्र बना है, फिर इसके बाद इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया गया, तो हेडिंग बनाई गई है शक्ति व्यय के लिए व्यंजक। ठीक, सबसे पहले इसका माना लिखा, माना लिखने के बाद इसको हमने सिद्ध किया है, तो परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर VI, फिर इसका मान रख दिया, तो आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ऊंचे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते किंतु एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, क्यों? इसका कारण आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये कारण आप यहाँ से इसे नोट कर लें जल्दी से। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? तो आपको यहाँ पर आंसर भी मिलेगा। तो पहले हेडिंग बनाएंगे विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता की परिभाषा आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। ठीक, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद विभेदन सीमा आती है, तो विभेदन सीमा लिखेंगे आप, इसकी विभेदन सीमा है, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा दोनों है। ठीक, यहाँ तक करना है। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चकाचौंध दूर करने तथा बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने के लिए पॉलीराइड का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो चकाचौंध दूर करने के लिए किस प्रकार उपयोग करते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अगला आता है कि बादलों से स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे खींचेंगे, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्या लिखा है, जब एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर इतने किलोमीटर से जा रही है। ठीक, तो इसमें हमें निकालना क्या है, तो इसमें हमें निकालना है विभवांतर, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, तो आपको ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक, वेग दिया है 1800 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे मीटर में बदलेंगे तो 500 आएगा। लंबाई दी है 50, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 5 × 10⁻⁴। ठीक, टेस्ला, यहाँ पर टेस्ला लिखा है। ठीक, थीटा दिया 30 डिग्री, तो ई का मान निकालना है, तो सूत्र होता है BVL sin थीटा, इसमें मान रख दिया। सॉल्यूशन हल किया तो हमारा राइट आंसर निकाल कर आया इसका 3125 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल ही है, लिखा है एक 44 मतलब 44, एक 44 मिली हेनरी पर प्रति वोल्ट 220 वोल्ट 50 आवृत्ति हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा के RMS का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो आवृत्ति दी है, विभवांतर दिया है, प्रेरकत्व दिया है, RMS का मान निकालना, तो पहले हम प्रेरणीय प्रतिघात XL का मान निकालेंगे। तो XL का मान इस प्रकार से निकालेंगे सूत्र लगा के ω/L का। ठीक, तो XL का मान निकाल कर आएगा हमारा इतना 13.82। फिर इसके बाद हमें निकालना है IRMS, तो IRMS बराबर होता है VRMS/XL, तो IRMS का मान निकलेगा यहाँ से, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 15.9 एम्पियर। फिर इसके बाद एक और हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस बार एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो 100 प्रेरकत्व का आंकलन कीजिए। तो आप इसको यहाँ से नोट करेंगे जल्दी से। ठीक, सब मान दिए हुए हैं, लिखा है। फिर इसके बाद हम सूत्र लगा देंगे, E बराबर, इसका सूत्र होता है -LdI/dt, इसमें मान रखा, हल करेंगे तो आपको यहाँ से L का मान निकल कर आएगा 4, कितना आएगा 4। फिर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, तो
ए न्यूमेरिकल सेम उसी प्रकार से इसे आप हल करेंगे। ठीक, ऊपर हमने इसको कर लिया है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप का है। लिखा है 2 माइक्रोफेरेड धारिता के समांतर पट्टी का संधारित्र के बीच 5 वोल्ट प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है, तो संधारित्र में विस्थापन धारा का मान क्या होगा। तो विस्थापन धारा का मान निकालना है, तो सी का मान दिया है, dV/dt मान दिया है, तो विस्थापन धारा ID मान निकालना है। तो इसका सूत्र है C dV/dt, मान रख दिया, हल कर दिया, 10 माइक्रो एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को यहाँ से हम नोट करेंगे। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव को पौधा गर्भ प्रभाव भी कहते हैं, पौधा गर्भ प्रभाव, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको यहाँ से परिभाषित करेंगे। ठीक, नीचे दिख रहा है आपको। ठीक, यदि आपको बड़ी परिभाषा लिखना है तो ऊपर की लिख लेंगे और छोटी लिखना है तो नीचे की लिख सकते हैं। इसमें एक डायग्राम भी दिख रहा है। ठीक, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों परिभाषा में से कोई सी एक लिखेंगे आप। ठीक, फिर इसके बाद ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है, इसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक, आवश्यकता ये आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक, तो यहाँ से आप इसकी आवश्यकता लिख लें, क्यों आवश्यक है। ठीक, तो ये हमारे पूरे पेपर के सॉल्यूशन आपको देखने को मिले हैं। तो आप यह वीडियो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।